नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। 20 मिनट विथ मैप की नक्शे में भारत का भूगोल इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी थ्रू मैप हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने भारत की चट्टानों के बारे में पढ़ा था, उसकी विशेषताएं, उसके वितरण के बारे में पढ़ा था। और मैपिंग के थ्रू पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बहुत हल्के वे में सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 20 मिनट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेश। अगर भूगोल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहां से प्रीलिम्स मेंस हर जगह पे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैपिंग के साथ इसको तैयार करेंगे। मैप आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा, मैप आप समझ गए होंगे। तो अब जहां पर जो चीजें बताई जाएंगी तो आप क्षेत्रवार उसको समझ जाएंगे, प्रदेश भी आपको दिखेगा, सब कुछ आप समझ जाएंगे। भारत की भूआकृतिक प्रदेश को हम 5 भागों में बांटते हैं। उत्तरी पर्वतीय मैदान, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश। इन 5 भागों को आप मैप में इस तरीके से देख सकते हैं। ये आपका उत्तरी पर्वतीय मैदान है, इसमें पूर्वी हिमालय का भी समावेशन किया जाता है। उसके बाद आएंगे तो ये विशाल मैदान है हमारा। फिर त्रिभुजाकार ये आपको मिल जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका तटीय प्रदेश है। और फिर आपकी ये द्वीपीय स्थितियां हैं, यहां भी मिलेंगी, यहां भी द्वीप मिलेंगे, ये द्वीपीय स्थितियां हैं। इस तरीके से आप दिमाग में इस छवि को बिठाइए। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे उत्तर से स्टार्ट करते हैं। भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है, सबसे ऊंचा धरातल अगर आपसे कहा जाए कि भारत में किसका है तो यही क्षेत्र है जो भारत में सबसे ऊंचा है। ये पट्टीनुमा ऐसे आपको विस्तृत मिल जाएगा, बराबर नहीं है, कहीं पर कटा छटा मिलेगा, कहीं पर गहरा मिलेगा, ज्यादा गहरा, कहीं पर कम गहरा। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि नदियों का यह स्रोत है, यहां से नदियां निकलती हैं। यहां से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी नदियां होती हैं। पूर्वगामी जल प्रवाह यहां पर पाया जाता है। और संरचना इसकी बहुत जटिल है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत जटिल है। वनस्पतियों की दृष्टि से आप देखेंगे तो उपोष्ण अक्षांशों में मिलने वाली जो शीतोष्ण सघन वनस्पतियां हैं, यहां पर शीतोष्ण सघन वनस्पतियां आपको मिलेंगी। शीतोष्ण सघन वनस्पतियां आपको मिलेंगी। नॉर्मली ये जो वनस्पतियां हैं ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसी परिस्थितियां यहां पर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से नदियां निकलती हैं तो नदियों की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का जो ये पर्वतीय भाग है, इसको अन्य जो धरातलीय भूभाग हैं उनकी अपेक्षा आप दिमाग में रखिए कि आप इसको निश्चित तौर पर ऊंचा कह सकते हैं। लंबाई इसकी देखी जाए तो आपकी ये 2400 किलोमीटर की लंबाई है। यहां से आप शुरू करेंगे और यहां तक आएंगे तो ये 2400 किलोमीटर की लंबाई आपको मिलेगी। लेकिन जब चौड़ाई की बात आती है तो ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई पश्चिम में। और एक चीज और जानिए, ये चौड़ाई बराबर भी नहीं मिलेगी। 500 किलोमीटर तक चौड़ा मिलेगा, 160 किलोमीटर तक भी ये चौड़ाई पहुंच जाएगी। तो इसकी चौड़ाई 500 से 160 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। बिटवीन 500 टू 160 इसके बीच में ये मिलेगी। इसकी औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 6000 मीटर, किलोमीटर मत कीजिएगा, किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अगर प्रकार पूछा जाए कैसा पर्वत है तो ये नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। वलित पर्वत यानी कि जो जिसमें बल पड़ने से फोल्ड हो जाते हैं। फोल्डेड माउंटेन वही होते हैं दबाव पड़ने से, दबाव की शक्तियों से। भाई ऐसे मान लीजिए कि ये 2 हिस्से हैं और इन पे दबाव पड़े, इधर से दबाव पड़े और बीच में ये हिस्सा क्या हो, इसमें उभार आ जाए, ये उठ जाए, तो ऐसा ही ये उठा है, उभार वाला ये हिस्सा है। काफी कठोर मिलेगा, पर्वत कठोर होते हैं। मैदानी भाग से आप देखेंगे तो ये बहुत कठोर मिलेंगे, मैदानी भाग की तुलना में इनकी कठोरता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये पट्टी पूरी यहां पर पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार भी कठोर है, त्रिभुजाकार इसका आकार है, ये कठोर है। लेकिन उत्तरी जो पूर्व हिमालय क्षेत्र है और जो दक्षिण में ये पठारी क्षेत्र है, इसके बीच में आपको मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान अगर इस मैप में देखेंगे तो कुछ यहां से ये ऐसे शुरू होगा
और यहां तक जाएगा, ऐसे ये मिलता है। इसका हिस्सा पाकिस्तान में भी मिलेगा, भारत में भी मिलेगा, बांग्लादेश में भी मिलेगा, लेकिन राजनीतिक सीमा के कारण देखें तो यहां पर भारत शुरू होता है, यहां से लेके और यहां तक, आप बांग्लादेश मत जाइए, यहां तक अच्छा खासा उत्तरी मैदान आपको विस्तृत मिल जाएगा। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और जो हिमालयी क्षेत्र है उसके मध्य में है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन को, प्रायद्वीपीय भारत को ये ऐसे अलग करता है, इससे अलग करता है। प्रायद्वीपीय भारत से एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो रीजन है उसको अलग करता है। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये उत्तरी अपना पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बीच में आपको उत्तरी मैदान मिलेगा। नवीन भूखंड है ये भी। पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई और हिमालय की उत्पत्ति के बाद में आपका मैदान, जो उत्तर भारत का मैदान है, ये निर्मित हुआ। नदियों की बात करें तो सिंधु गंगा नदी का ये क्षेत्र और फिर इधर ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ये पूरा मिलकर इस मैदान की रचना करते हैं। सिंधु गंगा यहां पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता ही है, और यहां पर यह ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कैसे निर्मित है? सिंधु गंगा तथा आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र, इस नदी के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है, इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र का भी काफी अच्छा हिस्सा है। वैसे देखेंगे सतत रूप से तो ये आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह नदियां नहीं देखती वो कहां बह रही हैं, न वो धर्म देखती, न वो जाति देखती, न वो राजनीतिक सीमाएं देखती। नदी के पानी से कोई नहा के मंदिर में पूजा करता है या कोई वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, नदियों को तो फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन राजनीतिक सीमाएं हैं तो राजनीतिक विभाजन के द्वारा भारत का हिस्सा इसका अलग हो गया है। लंबाई अगर देखें तो पूर्व पश्चिम दिशा में ऐसे ये लंबा लंबा आपको मिलेगा। चौड़ाई की अगर बात करें, लंबाई तो आपकी लगभग ये 2400 किलोमीटर इसकी हो जाएगी, और चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो चौड़ा ये पश्चिम में ज्यादा आपको मिलेगा। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर के आसपास, और जब आप पूरब में जाएंगे तो यहां पर चौड़ाई इसकी घटकर 500 से 145 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी। हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र 6000 मीटर औसतन ऊंचा है, लेकिन इसकी ऊंचाई देखी जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है, ये केवल 150 मीटर ऊंचा मिलेगा। और ये जितनी भी ऊंचाई नापी जा रही है ये समुद्र तल से नापी जाती है। समुद्र तल क्योंकि स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है, तो ऊंचाई नापने के लिए हम समुद्र तल को ही आधार मानते हैं। प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए सभ्यता और संस्कृति का पालना इसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाए सभ्यता एवं संस्कृति का पालना कौन सा क्षेत्र है, तो आप तुरंत बताइए उत्तर का मैदान। कुछ भी आप यहां पे बो दीजिए, आसानी से उग जाता है, पहाड़ों पर नहीं होगा, पर्वतों पर नहीं होगा। इसीलिए यहां पर जनसंख्या का बसाव भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहां पर सभ्यताएं फली फूली, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर खेती किसानी बहुत अच्छे तरीके से होती है। उसके दक्षिण में आप आएंगे तो त्रिभुजाकार आपको प्रायद्वीपीय मैदान मिल जाएगा। उल्टा त्रिभुज ऐसे ये देखने को आपको मिलेगा। त्रिभुजाकार है, आकार में त्रिभुजाकार है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके ऊपर भी पहाड़ियां पाई जाती हैं। अरावली श्रेणी आपको मिल जाएगी। यहां पर देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये अरावली श्रेणी है, ये विंध्यन श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है। अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा का क्रम आपसे पूछा जाता है। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, ये पश्चिम से पूर्व ऐसे क्रम आपसे पूछा जाता है। अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, दक्कन, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, दक्कन। इधर जाइए, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, इस तरीके से, और छोटा नागपुर पठार को भी इसमें शामिल किया जाता है। राजमहल पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती हैं, भारनेर पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती हैं। पश्चिम में सह्याद्री, ये जो हिस्सा है इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिम वाला हिस्सा, और पूर्व में इसको पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इन दो भागों में भी आप इसको पूर्व पश्चिम में बांटकर पढ़ सकते हैं। संपूर्ण पठारी भाग की उत्तर से दक्षिण लंबाई आप देखेंगे तो ऐसे लंबाई
उत्तर से दक्षिण ऐसे देखेंगे तो ये 1600 किलोमीटर आपको मिलेगी, और पूरब से पश्चिम ऐसे देखेंगे तो ये 1400 किलोमीटर मिलेगी। बात हम कर रहे हैं प्रायद्वीप की, जो प्रायद्वीपीय मैदान पठार है उसकी हम बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका विस्तार पाया जाता है। टोटल एरिया इसका 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कभी आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहिएगा प्राचीनतम भूखंड यही है। सबसे प्राचीनतम, आप जब श्रेणी की बात करते हैं तो अरावली की बात करते हैं, पहाड़ी की बात करते हैं तो अरावली की बात करते हैं। 600 से 900 मीटर की औसत ऊंचाई इसकी पाई जाती है, यानी कि समान नहीं है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, लेकिन इसका जो औसत निकालेंगे तो 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई आपको मिलेगी। इसका ढाल आपसे पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर यह ढाल है। कैसे ढाल है? यह ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे ढाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल पाया जाता है। नर्मदा और ताप्ती, यहां पर दो नदियां ऐसी मिलती हैं जो भ्रंश घाटियों में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों में बहती हैं, और भ्रंश भाग जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां याद रखिएगा, ये इस ढाल का अनुसरण नहीं करती। नर्मदा और तापी ये पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ये अपवाद है, इसीलिए बार बार आपसे पूछा जाता है। अपवाद आपसे खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारे पर्वतों की स्थिति है यहां पर आपको कई छोटे छोटे पठार मिल जाएंगे, कई छोटे छोटे और बहुत सारे, जैसे ये कर्नाटक का पठार है, ये दक्कन का पठार मैंने आपको बताया, ये छत्तीसगढ़ वाला पठार का हिस्सा है पूरा, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित है। बाकी चीजें जो हैं हम आगे कभी किसी न किसी रूप में डिस्कस कर लेंगे। अब बात आती है तटीय मैदान की। तटीय मैदानों की जब बात आएगी तो आप देखेंगे ये तटीय मैदान का हिस्सा है। तटीय मैदान यहां से शुरू होता है गुजरात से, और यहां से आप सीधे चले आएंगे और यहां पर जाके खत्म होता है। कच्छ के रन से लेके गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी तक, ये कच्छ का रन है, यहां से शुरू होके और गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। संरचना की दृष्टि से देखें तो धरातल, यहां पर देखिए इधर आपका कठोर हिस्सा मिलेगा, ये महाद्वीपीय हिस्सा है, यहां पर आपको ये समुद्री हिस्सा है, और उसी पर ये तटीय मैदान है, उसी पर तटीय मैदान है। यहां से लेके यहां तक तटीय भिन्नताएं भी खूब ज्यादा पाई जाती हैं। संरचना की दृष्टि से, धरातल की दृष्टि से इसमें स्पष्ट तौर पर आपको विभाजन मिलेगा, अलग अलग प्रकार के की विशेषताएं यहां पर पाई जाएंगी। पश्चिमी भाग में पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से इसको जानते हैं, पूरब में पूर्वी तटीय मैदान के नाम से इसको हम जानते हैं। भारतीय तटीय मैदान को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट दिया जाता है। इसको एक ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं गुजरात तटीय मैदान, इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इन 3 भागों में, 3 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं। गुजरात तटीय मैदान का विस्तार गुजरात में, दमन दीव में, दादरा नागर हवेली, इन 3 जगहों पर पाया जाता है। गुजरात, दमन दीव और दादरा नागर हवेली, इन 3 जगहों पर पाया जाता है। ठीक है। जहां तक बात पश्चिमी तटीय मैदान की है, पश्चिमी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक एक चीजें आपकी क्लियर करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 भाग हैं। एक है कोंकण का तट, कोंकण मैदान इसको बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कर्नाटक मैदान, और तीसरे को बोलते हैं केरल का जो तटीय क्षेत्र है, इसको मालाबार भी कहते हैं या केरल का मैदान कहते हैं। तो मालाबार इसको कह दीजिए या केरल का ये तटीय मैदान कह दीजिए, सब में तटीय आप लगा दीजिएगा, तटीय मैदान है। कर्नाटक वाले को कनारा भी कहते हैं, कनारा तटीय मैदान। ठीक है। कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, या कोंकण, कनारा और केरल, किसी भी रूप में आप इसको याद कर लीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में हम बांटते हैं। अब बारी आती है पूर्वी तटीय मैदान की।
ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। यहां से चलिए, आप ऐसे आए हैं ना, यहां से चलिए। पहला हो जाएगा यहां पे तमिलनाडु का तटीय मैदान, तमिलनाडु का तटीय मैदान। दूसरा यहां पर हो जाएगा, तमिलनाडु के बाद में क्या आता है, आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान, आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान। और इसके ऊपर आप जाएंगे तो उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उत्कल का तटीय मैदान, उत्कल का तटीय मैदान। इन 3 भागों में इसको हम बांटते हैं। सभी तटीय मैदान अलग अलग क्रियाओं से निर्मित हैं। कोई एक क्रिया नहीं है जिसके द्वारा इसको ऐसे एक रूप में विकसित कर लिया गया। कहीं पर तटों का उन्मंजन हुआ है, यानी कि उठे हैं, कहीं पर तट निमज्जित हुए हैं, निमज्जन हुआ है। तो उन्मज्जन और निमज्जन ये क्रिया। तटीय क्षेत्र है तो यहां पर नदियां भी आती हैं, नदियां लाके मृदा का जमाव करती हैं, अपने साथ जो अवशिष्ट लाती हैं वो जमाती हैं, जिसको हम निक्षेप बोलते हैं। तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा, और तीसरा वायु के द्वारा भी यहां पर मटेरियल लाके जमा किया गया है, तो वायवीय निक्षेप के द्वारा भी इनका निर्माण हुआ है। आपसे कोई पूछे कैसे कैसे निर्मित हुए हैं, समुद्र के किनारे हैं, समुद्री तरंगों का भी असर पड़ा है, निमज्जन का असर पड़ा है, उन्मज्जन नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप, और वायु की जो निक्षेपात्मक क्रिया है उसके द्वारा भी इन मैदानों का निर्माण हुआ है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें आपको प्रभावित दिखेंगी। अब बाकी हमारे पास बचते हैं द्वीप। जो द्वीपीय स्थितियां हैं उनको देखिए। ये आपकी द्वीपीय स्थिति है, यहां पर आपको द्वीप मिल जाएंगे, यहां पर आपको द्वीप मिल जाएंगे, और न जाने छोटे छोटे कितने द्वीप आपको मिल जाएंगे। तो द्वीपीय जो प्रदेश है ये भी हमारी भू-आकृति के हिस्से ही हैं। इनकी भी बात कर लेते हैं। भारत में लगभग 500 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर का क्षेत्र है। 2 भागों में इसको हम बांटें तो बंगाल की खाड़ी की जो द्वीप हैं, उन द्वीपों को आप देखेंगे तो म्यांमार की अराकान योमा, जो म्यांमार की अराकान योमा है, ये जो श्रेणी है, अराकान योमा का विस्तार आप मान सकते हैं। उनका विस्तार हुआ, और अराकान योमा का विस्तार होने के बाद में अराकान योमा इनका विस्तार हुआ, और इनके विस्तार के बाद में यहां पे निमज्जन की क्रिया हुई, और निमज्जन की क्रिया के फलस्वरूप इन द्वीपीय स्थितियों का निर्माण हुआ। बात समझ में आ गई? जब आप इधर आएंगे पश्चिम में अरब सागर के द्वीपों की बात करेंगे, तो यहां पर जो द्वीप हैं, ये वाला जो एरिया है, यहां पर जो द्वीप पाए जाते हैं, अरब सागर के द्वीपों की रचना प्रवाल भित्तियों से हुई है। इनकी जो रचना हुई है वो प्रवाल भित्तियों से हुई है। ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप हैं। दिमाग में बिठाइएगा, अरब सागर के द्वीप कैसे हैं? प्रवाल भित्तियों के जमाव से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। इधर आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, मन्नार की खाड़ी पर, पूर्वी और पश्चिमी तटों के सहारे जो डेल्टा का जमाव हुआ है, वहां पर कई अपतटीय द्वीप भी आपको स्थित मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का जो माजुली द्वीप है, यहां पर आपको माजुली द्वीप मिल जाएगा। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का बृहत्तम नदी द्वीप है। रिवर आइलैंड अगर आपसे कोई पूछे तो ये हो जाएगा। और इसमें सबसे जो चर्चा का विषय इस समय रहता है कि ये अपनी अवस्थिति खो रहा है, धीरे धीरे ये अच्छी स्थिति में नहीं रह गया है। भारतीय द्वीपों को उनकी अवस्थिति के हिसाब से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक अरब सागर के द्वीप, दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और तीसरा हम कह सकते हैं अपतटीय द्वीप। तो पहला हो जाएगा अरब सागर के द्वीप, दूसरा हो जाएगा बंगाल खाड़ी के द्वीप, बंगाल खाड़ी के द्वीप, और तीसरा हो जाएगा अपतटीय द्वीप, तटों से थोड़ी दूर पर स्थित द्वीप। और अलग अलग द्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया में अलग अलग चीजों का योगदान रहा है। अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्रवाल भित्ति के जमाव से निर्मित हुए हैं। इधर के जो द्वीप हैं अराकान योमा श्रेणी का विस्तार और उसके निमज्जन से। और जो अपतटीय द्वीप हैं, अपतटीय द्वीप आप समझ सकते हैं नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप, इन सारी चीजों के जमाव से, डेल्टा के जमाव से निर्मित हुए हैं।
अरब सागर में लक्षद्वीप 43 द्वीपों को लगभग सम्मिलित करता है। जो ये लक्षद्वीप है, नियर अबाउट 43 आइलैंड इसमें पाए जाते हैं, 43 द्वीप इसमें सम्मिलित हैं। बंगाल की खाड़ी में आप आएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है लगभग 204, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, लेकिन 204 द्वीपों का यह सम्मिलित रूप यहां आपको देखने को मिलेगा। अपतटीय द्वीपों की हम बात करें तो अपतटीय द्वीप वो हैं जो बिल्कुल तट के थोड़ी दूर पर स्थित हैं और जिस राज्य के साइड में ये स्थित हैं उन राज्यों के द्वारा इनका प्रशासन किया जाता है। जैसे कच्छ के पास लगभग 42 द्वीप हैं, मरीन नेशनल पार्क का वो हिस्सा है। कच्छ की तरफ आप देखेंगे तो 42 ये द्वीप आपको मिलेंगे, 42, और 42 द्वीप जो है ये मरीन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, मरीन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कभी कभी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आप इसको आसानी से इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। कभी भी सवाल आपसे पूछा जाएगा अपतटीय क्षेत्रों के द्वीप तो आप बता देंगे, निकटस्थ राज्यों के द्वारा प्रशासित द्वीप ये होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अरब सागर के द्वीप कैसे बने हैं तो आप तुरंत बता दीजिए प्रवाल भित्तियों से बने हैं। बंगाल खाड़ी की जो द्वीप हैं जिनका विस्तार इधर पाया जाता है, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ आएंगे तो ये कैसे, अराकान योमा श्रेणी जो म्यांमार की श्रेणी है उसको आप कह सकते हैं उसका विस्तार हुआ और निमज्जित श्रेणी के वो शिखर हैं। अरब सागर और इनमें यही अंतर है कि प्रवाल द्वीप और ये निमज्जन के कारण बने हुए द्वीप हैं। तो ये आपका जो चैप्टर रहा जिसके अंतर्गत हमने देखा भारत की भूआकृति को, उत्तरी पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश। अब यहां पे कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाएगा, यहां पर जीवन आसान है पाया जाएगा। यहां पर जो तटीय मैदान है यहां पर भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, यहां पर बंदरगाह की स्थिति पाई जाएगी, यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधा आज के आर्थिक युग के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहां पर आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व मिलेगा। ये आर्थिक दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे खनिज पाए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन सी रॉक्स हैं जो खनिजों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वहां पे धारवाड़ की बात की थी, वहां पर हमने गोंडवाना की बात की थी। गोंडवाना में कोयला मिला था, धारवाड़ में खनिज और बहुत सारे खनिज मिले थे, कोई एक दो खनिज नहीं है, बहुत सारे खनिज। तो इस तरीके से आप सारी क्लास को रिलेट करके बढ़िए। द्वीपीय प्रदेश की आज की स्थिति देखें तो ये पर्यटन उद्योग के लिए अनुकूल स्थितियां रखते हैं। पर्यटन उद्योग आज का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, तो वो यहां पर आसानी से विकसित किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो तटों को और अच्छे से तोड़ के पढ़ेंगे कि जो तट हैं, जो तट पाए जा रहे हैं, इन तटों को आपने सुना होगा उत्तरी सरकार तट, है ना, इधर वाले तट को क्या कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, इसको मालाबार कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कोंकण तट। हमने तो आज 3 भागों में आपको बांट के दिखाया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 20 मिनट में उसको भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर तब आगे बढ़ें, तब जाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक इसको शेयर करें। और लोग पढ़ेंगे, सब लोग बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, आप भी बढ़ेंगे। इसी सोच के साथ मैं आपके सामने ये क्लासेस ला रहा हूं और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, कोई टाइम आपका बर्बाद नहीं हो रहा है, इसलिए इसको देखें जरूर। जिन्होंने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आईएएस प्रेप एकेडमी यूट्यूब पर चैनल पर, तो आप उसको देख लीजिए और उसको सही से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।